सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, मौर्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं डॉक्टर राजश्री, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम बात करेंगे कि मौर्यकाल जो एक महत्वपूर्ण इतिहास में एक अपना स्थान रखता है, उस काल का समाज कैसा था और उस काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इस वीडियो के बारे में हम इन दो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल की सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए, या मौर्य काल में समाज में प्राचीन काल से क्या परिवर्तन आया था, या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में समाज का किस प्रकार वर्णन किया है। किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के बारे में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार संचालित होती थी, या उस काल की आर्थिक स्थिति के बारे में बताइए, या कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो मौर्य समाज था उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी चल रही थी। तो इन सब बारे में इस टॉपिक में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले हम समाज की। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को ही सामाजिक संगठन का आधार माना। वर्णाश्रम व्यवस्था आप फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके होंगे, या मैं आपको बता दूं, वर्ण आश्रम अर्थात ये दो शब्दों से बना है। वर्ण आपको पता है, समाज में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया। जो चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम व्यवस्था मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थात वह पूरे पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सके, इसके लिए मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। और इन 4 भागों को 4 आश्रम की संज्ञा दी गई है। ये आपके जो 4 आश्रम जो अपने जीवन में मनुष्य भिन्न भिन्न करके, मतलब भिन्न भिन्न आश्रम में रह करके अपने जीवन को जीता है, उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो जो कौटिल्य था उसने भी इसी व्यवस्था को अपना आधार माना। चारों वर्णों के अलग अलग व्यवसाय निर्धारित किए हुए थे, किंतु मौर्य काल में शूद्र को शिल्प कला और सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी गई। ये एक महत्वपूर्ण कदम था मौर्य काल में, क्योंकि आपको पता है कि जब से वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, जब हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो तब से चारों वर्णों के अपने अपने अलग अलग कार्य वो स्थापित किए हुए थे। जैसे सबसे पहला आता है ब्राह्मण। तो आपको पता है कि ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन से संबंधित है, यज्ञ याजन से संबंधित है। दूसरा क्षत्रिय का कार्य रक्षा करने का है। शासकीय पदों पर सुशोभित क्षत्रिय वर्ग के व्यक्ति होते थे। तीसरा जो वर्ग था वो वैश्य था। वैश्य का कार्य था कृषि, व्यापार, वाणिज्य, ये सारा वैश्य वर्ग के कार्य आते थे। और चौथा था आपका आता था शूद्र। तो शूद्र को सिर्फ सेवावृत्ति वाले कार्य दिए गए थे। लेकिन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और उन्होंने शूद्रों को कृषि, पशुपालन और वाणिज्य संबंधित कार्य करने की भी अनुमति दे दी। और इन तीनों को, जो कृषि, पशुपालन, जो वाणिज्य है, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। अनेक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि वार्ता किसे कहा गया है। ब्राह्मण का समाज में विशिष्ट स्थान था। राजा के पुरोहित और कानून मंत्री अधिकांशतः इसी वर्ग से नियुक्त किए जाते थे। क्षत्रिय और वैश्य भी महत्वपूर्ण वर्ण थे इस काल में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण टर्म आती है ब्रह्मदेय भूमि। राजा के शिक्षकों, यज्ञ कराने वाले पुरोहित तथा वेद पाठी ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था, और यह पूर्णतः कर मुक्त थी। 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक वर्ण संकर जातियां भी मौर्य काल में विद्यमान थी। विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जातियां वर्ण संकर जातियां कहलाती थी। आपको पता है कि विवाह के 2 प्रकार होते थे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। जब
समान वर्ण में शादी होती थी तो सिंपल विवाह होता था, लेकिन जब दो विपरीत वर्णों में शादी होती थी तो उनको अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में बांटा जाता था। जैसे यदि उच्च वर्ण का वर हो और निम्न वर्ण की वधू हो, अर्थात लड़की निम्न वर्ण की हो, तो वो अनुलोम विवाह कहलाता था। और उसके जस्ट विपरीत यदि उच्च वर्ण की स्त्री हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो ये टर्म भी आपकी काफ़ी एग्जाम से पूछी जाती है कि अनुलोम विवाह किसे कहते हैं और प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं। अब इनसे उत्पन्न, जो अनुलोम विवाह से उत्पन्न और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो बच्चे होते थे उनको वर्ण संकर जातियों में विभक्त कर दिया गया था। इस काल में भी हमें अनेक वर्ण संकर जातियों की सूची मिलती है, जैसे अम्बष्ट, निषाद, पार्श्व, रत्कार, वैदेहक, मागधा, सूत, पुलकस, वेण, चांडाल, स्वपाक आदि। ये सभी हमें क्या मिलती है? वर्ण संकर जातियों की सूची। कौटिल्य ने चांडाल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना है। अर्थात अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने थे, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, वो था कि वह शूद्र को भी आर्य कहता है। ठीक है, अर्थात शूद्र को भी वो निम्न समझ के शूद्रों को अलग एक वर्ग बनाता है, उसे मलेच्छ माना। अर्थात बाकी के सब शूद्र हो गए और सिर्फ मलेच्छ एक अलग वर्ग बना दिया गया, और उस मलेच्छ में सिर्फ किसकी गिनती की गई थी? चांडालों की गई थी। बाकी सभी जातियों को उसने शूद्र माना है। अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्र मलेच्छ से भिन्न है, अर्थात जो शूद्र हैं वो तो आर्य में हैं और उनसे भी जो निम्न है वो मलेच्छ कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अलावा उस काल में जो मेगस्थनीज था, जो यूनानी राजदूत था, उन्होंने भी भारतीय समाज का एक वर्गीकरण अपनी पुस्तक इंडिका में प्रस्तुत किया है। उसने भारतीय समाज को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद या शासक वर्ग। अर्थात उसका मानना था कि भारतीय समाज इन 7 वर्गों में विभाजित था। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति में भी स्मृति काल की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ। पहला, इस काल में महिलाओं को पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति मिल गई। पुनर्विवाह वर्ड से आप सभी जानते हैं कि पुनर्विवाह का तात्पर्य होता है कि पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करना। इससे पहले महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। यदि उनकी पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनको आजीवन विधवा के रूप में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता था, लेकिन कौटिल्य कहता है कि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें नियोग की अनुमति मिल गई। नियोग का तात्पर्य होता है कि यदि कोई विधवा स्त्री विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन यदि वह पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है तो वो अपने देवर या किसी अन्य व्यक्ति से परस्पर संपर्क स्थापित करके एक पुत्र उत्पन्न कर सकती है और उसको समाज में उचित दर्जा मिलता था। इसको नियोग प्रथा कहा जाता है। इसके बाद आता है अनिष्कासिनी, अर्थात जो स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाती थी उनको कहा जाता है अनिष्कासिनी। रूपा जीवा, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां मौर्य काल में रूपा जीवा कहलाती थी। गणिका, ऐसी स्त्रियां जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन ना बिताकर गणिका या वेश्या के रूप में जीवन यापन करे, वो गणिकाएं कहलाती थी। जो रूपा जीवा थी वो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, लेकिन जो गणिकाएं होती थी उनका वो राजकीय भर्ती होती थी, उनको मतलब राजकीय आदेशों के तहत वो कार्य करती थी। इसके अलावा हम बात करेंगे मौर्य काल में मनोरंजन के साधनों की, तो हम देखते हैं विवाह, विहार, यात्रा, गायन, वादन, रस्सी पर नाच, प्रवहन आदि इस काल के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। तो हम बात करते हैं कि जिसे हम देखते हैं कि मौर्य काल में अगर हम समाज, ये हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें इस टॉपिक पे चर्चा करनी है कि उस काल में समाज किन किन वर्णों में विभाजित था, वर्ण संकर जातियों का कितना उल्लेख किया गया है, कौन से वर्ण के क्या कार्य थे, उस काल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार थी, उस काल में मनोरंजन के साधन क्या थे, आदि की चर्चा हम समाज वाले बिंदु में करेंगे। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। जब हम किसी भी काल की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें निम्न जो बिंदु है उनको डिस्कस करना होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि की।
कृषि में जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि उस काल में, मौर्य काल में भी कृषि महत्वपूर्ण साधन था आजीविका का, और अधिकतर जनता थी वो किसान जो थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे। ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके उसे अदेवमात्रक भूमि कहा जाता था। राजकीय भूमि पर दासों, कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। अर्थात मौर्य काल में भूमि दो भागों में विभाजित थी। एक भूमि वह थी, वह हिस्सा जो राजकीय भूमि कहलाता था, जो राजा के नियंत्रण में रहता था, और दूसरी भूमि थी जिसके हकदार कौन थे, जिसके हकदार आम किसान थे। कृषकों के ऊपर नियामक जो अधिकारी होता था वो समाहर्ता, स्थानिक और गोप होते थे, जो गांव में भूमि तथा अन्य प्रकार की संपत्ति के आंकड़े और लेखा जोखा रखते थे। राजकीय भूमि से होने वाली आय को कौटिल्य ने सीता कहा गया है, और सीता अध्यक्ष इसकी निगरानी रखता था। राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध किया गया था, इसे सेतुबंध कहा गया है। तालाब, कुएं, झीलों पर बांध आदि बनाए जाते थे। ये मैं आपको अलग अलग टर्म बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में जो शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आते हैं उनमें सब पूछा जाता है। सीता किसे कहा जाता है, सेतुबंध किसे कहा जाता है, या देवमात्रक क्या होता है, इन सब की आपको ये टर्म आनी चाहिए। सिंचाई के लिए अलग से कर देना होता था, जिसकी दर उपज का 1/5 से 1/3 भाग होती थी। सोहगोरा और महास्थान अभिलेख में दुर्भिक्ष के अवसर पर राज्य द्वारा राज्य कोषागार से अनाज वितरण का विवरण प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में भी अकाल या दुर्भिक्ष पड़ने पर राज्य द्वारा अलग से एक व्यवस्था की जाती थी, और ताकि जनता को कम दामों पर अनाज मिल सके और किसी की भूख से मृत्यु ना हो। वन संपत्ति पर भी राज्य का अधिकार था। वन दो प्रकार के होते थे, एक हस्ती वन जहाँ हाथी निवास करते थे, और दूसरा द्रव्य वन जहाँ से अनेक प्रकार की लकड़ियाँ, धातुएं प्राप्त होती थी। खेती के अलावा जो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था वो था उद्योग धंधे। उद्योग धंधों में सबसे पहले हम बात करेंगे वस्त्र उद्योग की। मौर्य युग का जो प्रधान उद्योग था वो सूत कातने और बुनने का था। सूत के अलावा ऊन, रेशम के वस्त्र भी बनाए जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, बंग, पुंडरू, कलिंग, मालवा आदि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग के अलावा इस काल में धातु उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध था या बहुत अधिक विकसित मात्रा में चालू था। इस काल में धातु निकालने, उसे गलाने, शुद्ध करने और लचीला बनाने की तकनीक विकसित हो चुकी थी। मेगस्थनीज ने अनेक खानों का जिक्र किया है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। आभूषण, बर्तन, युद्ध के हथियार, सिक्के आदि धातुओं से बनाए जाते थे। इसके अलावा इस काल में हाथी दांत उद्योग भी प्रसिद्ध था। मतलब जो हाथी दांत है उसके अनेक खिलौने, अनेक सजावट के सामान भी बनाए जाते थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग भी मौर्य काल में काफ़ी मात्रा में प्रचलित था। मौर्य काल की खुदाई में हमें काली ओपदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चर्म का उद्योग अर्थात चमड़े के सामान बनाने का उद्योग भी उस काल में अत्यधिक मात्रा में प्रसिद्ध था। इसके अलावा हमें पत्थर तराशने का उद्योग, ये भी महत्वपूर्ण उद्योग मौर्य काल में था, क्योंकि अशोक के स्तंभ इसका जीता जागता नमूना है, एवं सारनाथ सिंह स्तंभ तथा बाराबार गुफाओं की चमक आज भी अद्वितीय है। अर्थात उस काल में पत्थर को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से तराश करके स्तंभ या मूर्तियां बनाई जाती थी। इसके अलावा लकड़ी के भी अनेक सामान बनाए जाते थे। उद्योग से संबंधित ही हमें एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है वो है श्रेणियां या गिल्ड। उस काल में शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। इन श्रेणियों को गिल्ड भी कहा जाता है। कुछ मात्रा में यह स्वतंत्र होती थी श्रेणियां, तथा इन श्रेणियों की अपनी एक नियमावली होती थी, और इन नियमावलियों का पालन उस श्रेणी के सभी शिल्पियों को करना होता था। राज्य के द्वारा भी इन श्रेणियों पर कुछ मात्रा तक नियंत्रण किया जाता था, और इसके लिए इन श्रेणियों का एक राजकीय आदेशों में पंजीयन होना अनिवार्य होता था। अब हम बात करेंगे मौर्य काल के व्यापार की। जब हम मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उस काल में न केवल आंतरिक व्यापार महत्वपूर्ण रूप से विकसित था, अपितु विदेशी व्यापार भी काफ़ी उन्नत था। भिन्न भिन्न वस्तुओं के अलग अलग बाजार बने हुए थे,
जल और थल दोनों मार्गों से उस काल में व्यापार होता था। जो जल मार्ग था वो समुद्री मार्ग भी था और नदियों के द्वारा भी काफ़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था। अर्थशास्त्र में हमें चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा बर्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया आदि जो भारत के जो पूर्व में, उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में जो देश हैं, वहाँ भी जो कलिंगवासी बंगाल के जो लोग थे वो इनसे व्यापार करते थे। और जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति। पश्चिमी तट पर सोपारा महत्वपूर्ण बंदरगाह था मौर्य काल का। आपके ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि ताम्रलिप्ति कहाँ स्थित था, ये मौर्य काल के महत्वपूर्ण बंदरगाहों के नाम लिखिए, तो आप बताएंगे सोपारा पश्चिमी तट पर था और पूर्वी तट पर था ताम्रलिप्ति। श्रीलंका से भी व्यापार होता था। कौटिल्य ने समुद्री डाकुओं का भी उल्लेख किया है जो कोंकण के समुद्र तट के पास विद्यमान थे। व्यापार के लिए नदी मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। सयान पथ का तात्पर्य है समुद्री जलमार्ग। अब हम बात करेंगे कि भारत से किन किन चीज़ों का विदेशों में निर्यात होता था। इसमें हम देखेंगे कि इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, सौंठ अर्थात ये सारे क्या हैं, मसाले, नींबू, चावल, मसूर, कपास तथा वस्त्र, केला, आबनूस तथा आभूषण, गोंद, नील, हाथीदांत, कछुए की खोपड़ी, गेंडों के सींग आदि भारत से विदेशों को भेजे जाते थे। निर्यात के अलावा भारत में बहुत सारी चीज़ों का आयात भी किया जाता था, जैसे अरब और मिस्र से घोड़े, चीन से रेशम, पश्चिमी देशों से शराब, खजूर, मिस्र से शिलाजीत, लोहा, टीन और शीशा आदि भारत में आयात किए जाते थे। देशज वस्तुओं पर 4% और आयात की हुई वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष आषाढ़ माह से प्रारंभ होता था, अर्थात जो जून जुलाई का महीना होता है वहाँ से उसका वित्तीय वर्ष शुरू होता था। अब हम बात करेंगे आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बिंदु मुद्रा की। अर्थशास्त्र में हमें 4 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला सुवर्ण अर्थात सोने का सिक्का, दूसरा कांस्यार्पण जिसको पण या धरण भी कहा जाता है, ये चांदी का सिक्का था। ये मौर्यकालीन महत्वपूर्ण मुद्रा थी पण। तीसरा था माशक जो तांबे का सिक्का होता था। काकर्णी ये भी तांबे का सिक्का होता था परंतु ये बहुत छोटे सिक्के होते थे। जो प्रधान सिक्का था वो पण था जिसे अर्थशास्त्र में रुप्य रूप भी कहा जाता था। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि रुप्य रूप क्या था या पण क्या था, ये किस धातु का बना होता था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चांदी का सिक्का होता था। कौटिल्य ने समस्त मुद्राओं का 2 भागों में विभाजन किया है। पहला कोष प्रवेश्य अर्थात राजकीय कर तथा क्रय विक्रय के लिए इन्हीं को प्रमाणिक माना जाता था। कौन से सिक्कों को? कोष प्रवेश्य। दूसरे प्रकार के सिक्के जो आते थे वो व्यवहारिक रूप में आते थे। इनकी कीमत कोष प्रवेश्य सिक्कों पर आश्रित थी। ये साधारण लेन देन में काम आते थे परंतु इन्हें राजकोष में जमा नहीं कराया जा सकता था। सिक्के ढालने का काम सरकारी टकसाल में होता था, अर्थात हम देखते हैं कि सिक्के थे वो सरकारी टकसाल में ढलते थे। कोई भी व्यक्ति जो सिक्के ढलवाना चाहता था वो धातु ले जा कर के वहाँ सिक्के ढलवा सकता था। ये भी मौर्य काल में व्यवस्था की हुई थी। तो हम देखते हैं कि जो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था वो अत्यंत विकसित रूप में थी, एक सुचारू रूप से चली आ रही थी। और हम देखते हैं कि न केवल आंतरिक व्यापार अपितु विदेशी व्यापार भी काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से फैला हुआ था और प्रसार हुआ था। और ये तभी संभव है जब आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। हम देखते हैं कि कृषि उपज बहुत अच्छी मात्रा में होती थी और इसी कृषि उपज के साथ साथ भारत में जो उद्योग धंधे वो भी काफ़ी विकसित रूप में थे। जो उद्योग धंधे थे उनमें राजकीय नियंत्रण भी था, राजकीय कारखाने भी लगाए हुए थे जहाँ उत्पादन होता था। और राजकीय कारखानों के अलावा जो शिल्पी लोग थे वो छोटे रूप में कुटीर उद्योगों के रूप में भी अपना उत्पादन का कार्य शिल्पी वर्ग करते थे और इन शिल्पियों की अनेक श्रेणियां बनी हुई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि न केवल दक्षिण में चीन, दक्षिण में लंका से अपितु दक्षिण पूर्वी देश आई जो बर्मा, मलाया, कंबोडिया इनसे भी भारत का व्यापार होता था। इसके अलावा चीन से होता था और पश्चिम में ईरान से भी भारत का व्यापार होता था। तो देखते हैं कि उस काल की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण रूप से प्रचलित थी, विकसित थी। और ये आपके एग्जाम में आप इन सब पॉइंट को देख सकते हैं और इन पॉइंट के हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।